हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट स्कीम। जैसा कि हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में गवर्नमेंट स्कीम ज़रूर पढ़ते हैं, तो आज भी हम एक गवर्नमेंट स्कीम उठा रहे हैं। आज की गवर्नमेंट स्कीम का गाइस नाम है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, यानी PMSYWM के बारे में हम बात करने जाने वाले हैं। देखो, ऐसा क्या हुआ कि ना ये न्यूज़ में रहा और इस स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। 21% जो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे ना, वो स्कीम से बाहर हो गए। रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, है ना। अब देखो, ये पॉइंट आपका उठा के ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन डाल देंगे वो स्टेटमेंट वाइज कि भाई प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। तो याद रखना 21% ऐसे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे जो बाहर हुए हैं। बहुत फिगर्स का ध्यान रखो, क्योंकि यू नेवर नो कहाँ से कैसा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल दिया जाए। अब इस स्कीम के बारे में आ जाओ। जब ये स्कीम आई, तब इस स्कीम में क्या बोला गया कि हमें ना ओल्ड एज प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? ओल्ड एज प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको मदद मिल जाएगी। तो ये डाला गया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए कि भाई अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं उनको, क्योंकि पेंशन का कोई सहारा नहीं होता, तो वो कैसे अपनी जीवन काटेंगे। तो इसके लिए ये काम करा गया। अब यहाँ पर गैस आगे बोलता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया। अब सबसे पहली बात समझो, ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। इंटरिम बजट 2019 में कहीं अनाउंस की गई थी, इम्प्लीमेंट हुई तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने करा था। सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब आप जानते ही हो कि सारा का सारा जो यूनियन गवर्नमेंट, जब उसका पैसा, इसमें स्पॉन्सर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं होती, सारा का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ना उठाती है। जब ये इम्प्लीमेंट होना था, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इन्होंने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करा। अब समझो आगे की कहानी, जो उसमें क्या कह रहा है कि जो LIC है वो पेंशन फंड मैनेजर होगा और वही पेंशन पे आउट करेगा। LIC का काम होगा ये। इनरोलमेंट जो होगा, आपकी इनरोलमेंट कराने जा रहे हो तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर होगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब कर रहा है इसमें कोई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योरली ये ध्यान रखना, यही स्टेटमेंट उठा के आ जाएगी कि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं लगती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का गाइस यहाँ पर मतलब है कि किसी तरह की यूटिलिटी चार्ज, कोई रेंट चार्जेस आपको नहीं देने हैं। प्योरली सोशल सिक्योरिटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वॉलेंट्री है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है, पेंशन स्कीम है। सब्सक्राइबर जो भी होगा उसको 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 60 साल का हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जो होम बेस्ड वर्क करते हैं। अनऑर्गेनाइज का वर्कर का मतलब समझो, जो होम बेस्ड वर्कर हैं, जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, जो मिड डे मील वर्कर हैं, जो हेड लोडर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनके लिए है। इससे जुड़े कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन में जो इन्वॉल्व है जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है या 15,000 है, उनको ये मिलेगा। उम्र उनकी 18 से 40 वर्ष के बीच बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 40 साल उम्र। और ये ध्यान रखना कि ये एंगेज नहीं होने चाहिए किसी भी तरह के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, कोई तरह के इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, किसी तरह की न्यू पेंशन स्कीम में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस स्कीम में सब्सक्राइब करने का। बात समझे आप? अब यहाँ ये कह रहा है, आगे की स्टोरी सुनो, कि अगर मान लो सब्सक्राइबर जिन्होंने ये स्कीम के तहत जो बेनिफिशियरी बन रहे हैं, सब्सक्राइबर यहाँ पर शब्द यूज करा जा रहा है, अगर उनकी किसी तरह से देहांत हो जाए, कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट रीजंस बन जाए, तो उनका जो पत्नी है या पति है, जो भी स्पाउस है उनका, उन बेनिफिशियरी को यहाँ पर 50% का पेंशन एज अ फैमिली पेंशन मिलेगा। मतलब देखो, 3,000 है तो 1,500 उनको मिलेंगे। और याद रखना, फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउस को ही मिलती है, बच्चों को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए करना क्या है? आधार कार्ड ले जाओ आप, सेविंग बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में, या कोई प्रधानमंत्री जनधन के अकाउंट में है तो वहाँ अकाउंट होना चाहिए आपके पास। फिर आपको करना क्या है हर महीने, वो भी सुन लो। हर महीने भी कर सकते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसा कंट्रीब्यूट करना चाहो कर सकते हो। और करना पड़ेगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। पहली जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए आपको कैश देना होता है कॉमन सर्विस सेंटर को। यूनियन गवर्नमेंट उससे मैचिंग कंट्रीब्यूशन पेंशन अकाउंट में डालती है। जैसे ही बेनिफिशियरी 18 से 40 साल की उम्र में हो गया, उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। कब तक? जब तक कि वो 60 साल का नहीं हो जाता। समझ रहे हो बात को?
अब यहाँ पर ये बातें कह रहा है कि क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लो आपको इस स्कीम के साथ एग्जिट करना हो, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर कुछ ना एग्जिट के प्रोविजन है, यानी कि आपको स्कीम से बाहर निकलना है। तो कैसे करोगे? कह रहा वो भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। कह रहा कैसे? कह रहा इफ बेनिफिशियरी मूव्स टू एनी ऑर्गेनाइज सेक्टर। मान लो बेनिफिशियरी जो है अभी लैंडलेस लेबरर था या होम बेस्ड वर्कर था, अब वो स्ट्रीट वेंडर से किसी और कंपनी वगैरह में चला गया है और रिमेन देयर फॉर अ मिनिमम, अगर 3 साल के लिए वहां पर वो रहा, तो अकाउंट विल बी एक्टिव, बट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अकाउंट एक्टिव है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहे कर दे, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता था गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी। बात को समझ रहे हो आप? आगे यहाँ पर क्या कह रहा है? आगे कहता है कि इफ शी इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट ऑन डिसेबिलिटी के लिए, तो भी ऐसा हो जाएगा कि बेनिफिशियरी अगर वॉलंटरी चाहता है कि 5 साल से कोई रेगुलर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा वो, तो भी वो एग्जिट हो जाएगा। या अगर उसने 10 साल के पीरियड में बेनिफिशियरी का कोई कंट्रीब्यूशन ओनली विल बी रिटर्न टू हिम विद सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट। अगर उसने सिर्फ 10 साल के लिए ही पैसा डाला, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा। बात खत्म। समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन उठाएगा वो स्कीम का, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या इसमें क्या प्रोविजन है। अब अगर डिफॉल्ट करते हो आप, मान लो आपने सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? तो ही शी विल बी अलाउड टू रेगुलराइज हिज कंट्रीब्यूशन बाय पेइंग सेंटर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। आप जाओ कॉमन पेइंग सेंटर पे, वहां पर जाके आप क्या करो, अपना एंटायर जो भी आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसको भर दो पेनल्टी चार्जेस के साथ। ठीक है? उसके जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। तो याद रखो, वन कैन ज्वाइन पीएमएसवाई ऑल्सो इन एडिशन टू अटल पेंशन योजना इफ एलिजिबल। अगर वो एलिजिबल है तो अटल पेंशन अगर ज्वाइन कर रखी है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटल पेंशन योजना के साथ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। तो गाइज बी वेरी केयरफुल अबाउट दी स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के आपके पेपर में आ जाएगी, तो आपको बड़ा ही उससे बड़े ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को। अब हम आते हैं इसके अपेंडिक्स 1 में, एमजी नरेगा। आपको पता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है 2005 की। ऑब्जेक्टिव इसका यही है लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल एरियाज में इन्हांस करना। ये क्या करते हैं? 100 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट देते हैं फाइनेंशियल ईयर में, ताकि हर हाउस होल्ड जो है उसका जो एडल्ट मेंबर है वॉलंटियर करे, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए काम करते हैं। ठीक है? अब इसके साइलेंट फीचर्स क्या है स्कीम के? सबसे पहला ही फीचर क्या है एमजी नरेगा 2005 का? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्वालिटी एसेट्स पे काम करना। समझ रहे हो? इसका जो एम है, आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को यहाँ पर हर हाउस होल्ड का जितना भी है उसको जॉब प्रोवाइड करना इसका काम है, ताकि वो क्वालिटी एसेट कर पाए, उसकी एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की बढ़ पाए। स्कीम के तहत ही सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, उसका सोशल इंक्लूजन एसेट की यहाँ बात कर रहा है। तो आपको इन शब्दों को जरूर गौर फरमाना है कि सोशल जो आपका ये इंक्लूजन एसेट है ये होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो सोशल इंक्लूजन का मतलब समझ लो कि आपको अपने ना सोसाइटी में पार्टिसिपेशन इंप्रूव करवा रहे हो। किनका? जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जिसके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप। ये सारी बातें जो होती हैं वो आपके सोशल इंक्लूजन का पार्ट होती हैं। अब सोशल इंक्लूजन असेट क्या है? असेट उसका यही है कि भाई आप रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी एथनिसिटी, रेस, कुछ भी नहीं देखकर एक प्रॉस्पेरस लाइफ वो कैसे जी पाएगा उसको एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका सोशल इंक्लूजन का पार्ट आता है। फिर उसके बाद डिमांड ड्राइवन पीपल सेंटर्ड बनाना है, यानी कि गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एटलीस्ट 100 डेज के लिए। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो फाइनेंशियल ईयर का है उसको प्रोवाइड करना ही करना है हर हाउस होल्ड को रूरल एरियाज में एज पर डिमांड। सबसे पहली बात गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड उसको नहीं ग्रांट हुआ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जाएगा उसको। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दो, जो अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट के लोग हैं जो कैलेमिटी में नेशनल उसमें फंस के उनको ड्रॉट में किसी चक्कर में उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, या स्टेट का भी डिस्क्रिशन है, वो एडिशनल डेज कुछ और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि जो एमजी नरेगा है वो टोटली डिमांड ड्राइवन पीपल सेंटर्ड वाली स्कीम है, यानी जैसे लोगों की डिमांड है उस हिसाब से चलने वाली स्कीम है। बात को समझो, ये सारे शब्दों का बड़े ध्यान से प्रयोग करना है आपको। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सीडेंट कंपनसेशन तक भी देता है ये। कह रहा मान लो प्रोवाइड्स फॉर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम, अगर किसी का वर्क साइट पर एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कुछ भी हो सकता है गाइस, हादसा है कहीं पे भी हो सकता है, तो उस हादसे में क्या किया जाएगा?
उसको दिया जाएगा, एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम दिया जाएगा। और एक्स ग्रेशिया एक लेटेंट टर्म है, जिसका मतलब होता है बाय फेवर किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, डेथ हो जाए, तो उससे बिना कुछ किसी चीज की कोई इंटरेस्ट ना ले उसको पैसे दिए जाएंगे। और वुमेन एम्पावरमेंट तो है, क्योंकि 1/3 समझ लो वुमेन बेनिफिशियरी है इसके अंदर, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम कर रहा है एमजी नरेगा। फिर ये कह रहा है कि क्योंकि नॉन नेगोशिएबल प्रोविजन है, यानी कि यहाँ पर वेस्ट टू मटेरियल रेशो 60 से 40 तक है ग्राउंड लेवल पर। वर्क एग्जीक्यूशन अगर कोई मैनुअल लेबर को कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इक्वल वेज दी जाएंगी टू ऑल बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, जो भी उन्होंने करा है। नॉन नेगोशिएबल प्रोविजंस की तरफ यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि इक्वल वेजेस सभी को जा पाए जिन्होंने जैसे हिसाब से किया। मतलब बहुत ज़्यादा सोशल इंक्लूजन की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वर्क एग्जीक्यूशन अगर मैनुअल लेबर के थ्रू है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर मशीन नहीं यूज़ करी जाती वहाँ पर, याद रखना इस बात का भी। मैनुअल लेबर ही वहाँ बुलाई जाएगी। और कवरेज क्या है, एंटायर कंट्री को विद द एक्सेप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट हैव 100% पॉपुलेशन जिसकी अर्बन है, वहाँ पर ये भले स्कीम ना चलती हो, अदरवाइज ये एंटायर कंट्री में चल रही है स्कीम। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स। फिर फंड शेयरिंग की बात कह रहा है 100% अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट है, 75% फॉर द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द वर्क है। वेज पेमेंट की बात है यहाँ पर, जो वेज पेमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली मेड इन द अकाउंट ऑफ द वेज सीकर, डायरेक्टली इंश्योरिंग बेटर ट्रांसपेरेंसी। पेमेंट जो वेजेस की है सेल बी मेड विद इन 15 days आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वेज पेमेंट कब तक दी जाती है? 15 दिन, जैसे ही काम खत्म हुआ उसके 15 दिन में वेज पेमेंट दे दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जॉब कार्ड दिए जाते हैं रूरल हाउस होल्ड को। कोई भी रूरल हाउस होल्ड जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में है, उसको रजिस्टर करना होता है ग्राम पंचायत में जाके। जीपी का मतलब क्या है? ग्राम पंचायत में जाओ, वहां पे रजिस्टर करो, जॉब कार्ड मिलेगा आपको, तो आप स्कीम के तहत आ गए अब। फिर इंटाइटलमेंट है वे सीकर्स का। ड्रिंकिंग वाटर देखो, उनको वर्किंग कंडीशन भी अच्छी प्रोवाइड करनी बड़ी जरूरी है। मिनिमम कलेक्टिवली 5 साल का बच्चा है, उसके लिए एक चाइल्ड केयर की फैसिलिटी तक दी है वुमेन का, कि उस पर हमने कहा ना 1/3 वुमेन है इसमें, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेस्टिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन, ये सब, क्योंकि लेबर क्लास है वहाँ पर। कुछ भी चोट लगे तो एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स तो हो। जियो टैगिंग एसेट क्रिएटेड, यानी कि जो भी जियो मनरेगा के थ्रू जो भी हो रहा है, नेशनल रिमोट सेंसिंग के थ्रू, इन सब की मदद से इसमें काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसमें एसोसिएशन में काम करती है। समझ रहे हो बात को? उसके मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द आया है, देखो, जियो टैगिंग असेट्स, यानी कि जियो टैगिंग ऑफ असेट्स क्रिएटेड। सबसे पहले समझो जियो टैगिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जोग्राफिक कोऑर्डिनेट कर रहे हो मीडिया को। जियो टैग लगाना मतलब फोटोज लगाना, वेबसाइट्स लगाना, वीडियोज पे लगाना, क्यूआर कोड्स बनाना, तो उसको कहते हैं जियो टैगिंग करना। अब देखो यहाँ पर शब्द लेकिन क्या आ रहा है? जियो टैगिंग ऑफ असेट्स। जियो टैगिंग ऑफ असेट्स का वही मतलब है, इनकोड करना किसी फोटोग्राफ्स को, लैटिट्यूड को मैपिंग करना, जोग्राफिकल लोकेशंस को, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रोवाइड करना। जैसे किसी की प्रॉपर्टी को मान लो जियो टैग करना है, तो उसके लिए ना एक बड़ा तरीका होता है। दिल्ली के अंदर तो एक तरीका है उसके लिए ना, आप एक यूएमए करके मोबाइल ऐप होती है, उसको लेटेस्ट उसको डाउनलोड करा आपने, विजिट प्रॉपर्टी लोकेशन पे गए, लॉगिन ओटीपी वगैरह वहां पर डालो, मतलब इस तरह का प्रोसेस है कि उस तरह से ना आप उसको जियो टैग कर सकते हो। तो जियो टैगिंग में याद रखो, ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें निकाली जाती हैं चीज़ें, जीपीएस की मदद से, स्मार्टफोन डिजिटल कैमरास की मदद से। इसके थ्रू करके आपको क्या करा जाता है, आप एसोसिएट कर सकते हो एक स्पेसिफिक लोकेशन को इमेज के साथ। अब जियो टैगिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जियो टैगिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि किसी का टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर हो पाए, उसके लिए है। कोई अनऑथराइज प्रॉपर्टी ना पिन आउट कर ले, तो उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए है। सर्विस डिलीवरी अच्छे से इंश्योर करने के लिए है। तो जियो टैगिंग एसेट्स की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। एंड द लास्ट वन इज ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी मान लो सोशल ऑडिट किया जाता है कि ये स्कीम कितना फ़ायदा दे रही है। अपॉइंटमेंट की जाती है यहाँ ओम्बड्समैन की, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओम्बड्समैन होता है, वहाँ पर ये पूरे ग्रीवेंसेस लेता है, इंक्वायरियाँ चलाता है, उसको चेक करता है, अवार्ड्स भी देता है जहाँ पर अच्छा काम किया जाता है। तो ये स्कीम बहुत ही तरीके से चलाई जा रही है। और एमपी नरेगा पे क्वेश्चन अगर आप नहीं भी आता ना, तो हर सोशल इशू में तो आप समझ लो इसका पार्ट है ये। सोशल इश्यूज को ठीक करने के लिए बेस्ट है अपना हर उसमें आपको, कि कहीं ना कहीं एमडी नरेगा टकराएगा ही टकराएगा, तो यू आर एबल टू enhance your answers quality by writing about these schemes। ठीक है गाइस, तो दिस इज अबाउट द करंट टुडे, हमारा आज गवर्नमेंट स्कीम यही था। आज हम कल नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।